तो हे गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे जो आज हिस्ट्री की क्लासेस आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और ये जो होगा प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। आपका जो बीपीएससी आप देने वाले हो, आप बीपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के ही एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, इवन आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यहाँ एक एक हिस्ट्री का ना एक बेस आपको मिलने वाला है। ठीक है। और प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना है, जहाँ पे हम फोकस करेंगे मेन रूप से प्रीलिम्स को। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्योंकि देखो, आपको बीपीएससी अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो बीपीएससी में सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको कोई सब्जेक्ट अगर दे सकता है तो वो है आपका हिस्ट्री। और हिस्ट्री में है वो मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है बीपीएससी जैसे एग्ज़ामों में। ठीक है, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ामों में। और मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ स्टेट पीसीएस ही नहीं बल्कि किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा और एक तरह से आप क्लासेस भी हो जाएगा। आप चाहो तो इसका नोट्स आप बना सकते हो। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस खास से वीडियो को। तो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है, वो होती है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखो, यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों होता है, अगर आप डीप में पढ़ोगे तो बहुत डीप में पढ़ना पड़ जाएगा आपको। उतना नहीं पढ़ना है, हमें प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव जो भी होता है प्रीलिम्स के हिसाब से देखना है। ठीक है। तो हमें उतना ही देखना जो हमें प्रीलिम्स में नंबर दिला सकें, मेंस के लिए क्वालिफाई कराएं। ठीक है। तो अब यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक बेसिक देख लेते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था या मध्यकाल में क्या होता था कि भारत जो हमारा आज का देश है, उसका ना यूरोप के साथ एक जगह होता था कुस्तुनतुनिया, उस जगह से अरब व्यापारी व्यापार करते थे। ठीक है। लेकिन इस कुस्तुनतुनिया के रास्ते पर ना क्या होता है कि इस पे अरबों का आक्रमण कर कब्जा हो जाता है, जिससे यूरोप वासी और भारत के लोग अब व्यापार नहीं कर पाते थे सीधे तौर पर। इसी कारण से यहाँ के यूरोप में जितने भी दो देश होते थे, वो सभी देशों में ना नए बाजार, नए मार्केट या फिर मसालों के लिए नई भूमि को खोज करने के लिए एक एक अभियान चला। इसी क्रम में भारत में पहुंचा कौन? वास्को डी गामा। और कब पहुंचा? 1458 में। सारी चीज़ हो गई, चलो आगे देखते हैं। ठीक है। तो देखो, भारत में जब मध्यकालीन समय चल रहा था, भारत का कौन सा पीरियड? मध्यकालीन। और मध्यकालीन से क्या हो गया, कौन से शासक आएंगे? मुगल शासक आएंगे। उसी टाइम यूरोप में आधुनिक काल चालू हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पुनर्जागरण हो चुका था। पुनर्जागरण एक ऐसी क्रांति मानो था जो कि क्या था कि आधुनिक रूप से सोचना, आधुनिक ढंग से जीना, आधुनिक चीज़ों को अपनाने की जो प्रवृत्ति थी वो यूरोप वासियों में आ चुकी थी, जबकि हमारे भारत में अभी मध्यकालीन भारत ही चल रहा था। ठीक है। और यूरोप में क्या हो गया था? पुनर्जागरण हो गया था, आधुनिक काल चल गया था, जिस वजह से यहाँ पर क्या नए नए देशों की खोज जारी होने लगा, जबकि भारत तो अभी भी मुगल शासक के अंदर चल रहा था। इसी क्रम में 1453 में क्या होता है कि यूरोप के एक पूर्वी भाग होता है। ठीक है। यूरोप का पूर्वी भाग पर अरबों का अधिकार हो जाता है। जिस रास्ते से भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था, स्थल से, जमीन से, उस पर अरबों का अधिकार हो जाता है। मान लो यहाँ पर यूरोप है और यहाँ पर इंडिया है। ठीक है। और इस रास्ता यहाँ इंडिया से यहाँ पर यूरोप अगर कोई सामान जा रहा है और इस बीच वाले रास्ते पे ही अरब का आक्रमण करके वो क्या कर ले, अधिकार कर ले, तो अब इन दोनों के बीच तो कोई संबंध नहीं होगा, कोई ट्रेड नहीं होगा, कोई व्यापार नहीं होगा। इसी क्रम में क्या होता है कि ट्रेड बंद हो जाता है। इसी क्रम में 1492, ये आपको याद रखना है, 1492 कोलंबस नाम का एक व्यक्ति था जो भारत खोजने के लिए निकला। निकला तो वह भारत खोजने के लिए, लेकिन वह क्या करता है, पूर्वी दिशा में ना आकर पश्चिम दिशा में चल गया, जिस वजह से वह अमेरिका की खोज कर लेता है। तो आप सभी को पता है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो वह कोलंबस ने की थी। और कब की? 1492 में की। और निकला क्यों था? वो भारत के खोजने के लिए, मतलब भारत की डिस्कवरी करने के लिए नहीं खोजा था। भारत तो बहुत बहुत प्राचीन समय तो वो अपने जगह पर ही था, बल्कि भारत की खोज समुद्री रास्ते से, यानी कि समुंदर के हिसाब से हम कैसे भारत तक पहुंचा जा सके, इस रास्ता की खोजने के लिए निकला था कौन? कोलंबस, 1492 में। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है PYQ में, कोलंबस कब निकला था? 1492 में। और दूसरा व्यक्ति आता है, इसमें इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है वास्को डी गामा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये, मुझे लगता है इतिहास के सबसे ज़्यादा बड़े घटनाओं में से एक है वास्को डी गामा का भारत पहुंचना। ये 1498 में भारत पहुंचते हैं। ठीक है। समुद्री रास्ते से, बिल्कुल
बोले तो एक समुंदर के रास्ते से आखिर भारत कैसे पहुंचा जाए, ये सबसे पहले कौन खोजा था? यह वास्को डी गामा खोजा था। और ये भारत पहुंचते हैं 1498 में। और भारत की किस क्षेत्र में पहुंचेंगे आप खुद देखो। मान लो ये इंडिया है, ठीक है, सो बनाता हूँ मैं तो, मान लो ये इंडिया है, ठीक। तो ये यहाँ पे एक केरला के जो ये भाग है, यहाँ पे एक बंदरगाह था, कालीकट बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पे एक कालीकट बंदरगाह था, वहाँ पहुँचता है कौन? ये वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, 1498 में। तो यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के राजा कौन थे उस क्षेत्र के? तो वह थे जमोरिन। जमोरिन वहाँ के राजा थे, जिसने इसका स्वागत भी किया। बोलते हैं कि भव्य स्वागत किया था वास्को डी गामा का, कि कोई पुर्तगाली जो मतलब बाहर के यूरोपीय देश से पहली बार को भारत आया है समुद्री मार्ग से, तो भाई लाजमी बात है कि उसका भव्य स्वागत होगा। तो जमहूरी ने इसका भव्य स्वागत किया था। और ये कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सम इसी तरह से वह समुद्री मार्ग से भारत का खोज कर दिया था। हमारी किताबों में क्या लिखा होता है? भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आधा अधूरा लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा जाना चाहिए 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की, ठीक है, ना कि भारत की खोज की, बल्कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज की। और एक बार जब समुद्री मार्ग से यहाँ यूरोप वालों का रिश्ता मतलब बन गया, उसे पता चल गया कि हाँ इस तरह से हम जा सकते हैं इंडिया, तो उसका सीधा संबंध हो गया, भारत का सीधा संबंध किससे हो गया? यूरोप वालों से हो गया। और आपको बता दें, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो इसका विरोध किसने किया था? इसका विरोध किया था अरब ने। अरब के जो व्यापारी होते थे उन्होंने इसका विरोध किया। अब क्यों किया? क्योंकि पुर्तगाली के आने से पहले अरब व्यापारी ही थे जो इंडिया से सामान को खरीद कर यूरोप में बेचते थे। मतलब यूरोप में बेचने का काम कौन कर रहा था? अरब व्यापारी अभी तक कर रहे थे, और वह मुनाफा भी कमा रहे थे। ऐसे में पुर्तगाली अब खुद व्यापार करने के लिए आएंगे तो अरब वालों को नुकसान होगा। ऐसे में अरब व्यापारी जितने भी थे उन्होंने विरोध किया था किसका? वास्को डी गामा का, ठीक है। अब देखते हैं हम कौन कौन सी कंपनियां आती है भारत, उसके आने के क्रम देखते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में कई कंपनियां आती है, उसका आने के क्रम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आती है। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली कंपनी ने ही सबसे पहले, अब कौन आते हैं? वास्को डी गामा, उन्होंने ही सबसे पहले हमें बताया था कि भारत कहाँ है, समुद्री मार्ग से हम कैसे पहुँचा जा सकते हैं। पुर्तगाली कब आते हैं? 1498 में वास्को डी गामा के साथ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ डच। डच जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं या नीदरलैंड कहते हैं अभी के टाइम में, वो कब आते हैं? वो आते हैं 1545 में। सोचो यहाँ कितना डिफरेंस हो रहा है, इतना टाइम के बाद कोई दूसरी कंपनी इंडिया आती है। और तीसरा जो सबसे मेन है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन, वह होते 1600 में इस कंपनी का आगमन होता है भारत में। और चौथा मेन कंपनी है फ्रेंच, वह 1664 में आता है, जो सबसे अंतिम में आता है 1664 में। ये देखो, ये कुछ चार ऐसे कंपनी है जिसका हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा दो और कंपनियां हैं, स्वीडिश हैं और डेनिश हैं, जो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन आपके लिए मैं वो उसको एक पॉइंट में बता ज़रूर दूंगा, ठीक है। फिलहाल हमारा फोकस जो होना है वह इन कंपनियों के क्रम पर होना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के जब आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको कई बार आपको मैचिंग में दिया जाता है, यानी कि मिलान करने में आपको दिया जाता है कि कौन सी कंपनी कौन से क्रम में है। चलिए हम इसे एक बार याद करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कौन आते हैं? पुर्तगाली कंपनी, कब? 1498। फिर आते हैं डच कंपनी 1545 में। फिर आते हैं ब्रिटेन की कंपनी 1600 में। फिर आती है फ्रेंच 1664 में। फिर से रिकॉल करते हैं, पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, फ्रेंच, 1498, 1545, 1600, 1664, ठीक है। ये तो हो गया इनके आने के क्रम कि कौन कौन इंडिया आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इनकी स्थापना के क्रम और प्रथम व्यापारी कोठी यानी कि पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई। ये बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम में। आप जब PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओगे और उसको एनालाइज करोगे या देखोगे तो यहाँ से एक सेगमेंट से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, प्रथम व्यापारी कोठी। और कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए इस कंपनी ने अपनी प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ लगाई और कब लगाई,
ठीक है। तो हम कंपनियों की स्थापना क्रम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम व्यापारी कोठी को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाली कंपनी की। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में ही कर दी जाती है। कब? जब वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कर दी गई। उसके बाद आता है अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना होती है 1600 में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1600 में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या शाही फरमान जारी किया था, चार्टर जारी किया था, जिसके बाद एकाधिकार मिल गया था इसको भारत में ट्रेड करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तीसरे नंबर पर आते हैं डच। डच 1602 में बनी। आपने आने के क्रम में देखा होगा कि डच पहले आते हैं, लेकिन कंपनी की स्थापना में डच के लास्ट, डच तीसरे नंबर पर चल जाते हैं। और सबसे अंतिम में आते हैं फ्रांसीसी। इसका 1664 में इसका स्थापना होता है, ठीक है। आप एक दो बार याद करो, आपको याद हो जाएगा, बहुत ही इजी होता है। 2-3 बार आराम से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, लिखो, आपको याद हो जाएगा। पहले कौन है? पुर्तगाली है, फिर दूसरा अंग्रेज है, तीसरा डच है, चौथा फ्रांसीसी है। पुर्तगाली जब आते हैं वास्को डी गामा तब, यानी 1498, फिर अंग्रेज 1600 में, फिर डच 1602 में, फिर फ्रांसीसी 1664 में। अब आते हैं प्रथम व्यापारी कोठी, यानी कि फैक्ट्री है कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो पुर्तगाली जो है वो कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाने में सफलता होती है। फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन करें, बल्कि फैक्ट्री का मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता था जहाँ पर ये अपने वस्तुओं को स्टोर करते थे, सामान को रखते थे। मान लो यहाँ पर अपने सामान रख लिया इन्होंने, कंपनी वाले ने अपने सामान रखा यहाँ पर, इसमें कुछ लोग रहते थे इन कंपनियों के, जो भी आते थे उस देश से, वो लोग रहते थे। इस क्षेत्र को कहा जाता था फैक्ट्री उस टाइम, ठीक है। और यह सबसे पहले पुर्तगालियों ने कहाँ लगाया था? कोचीन में, कब? 1503 में। दूसरा आता है ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज सबसे पहले सूरत में 1608 में अपनी फैक्ट्री लगाने में कामयाब होते हैं। देखो इसके रिलेटेड ना दो चीज़ आपको किताब में देखने को मिल जाएंगी। पहला चीज़ लिखा होगा कि सूरत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, और दूसरा यह कि इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना पहली फैक्ट्री लगाई। तो देखो हुआ क्या था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दूत थे वह जब जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं तो वह उसे अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ जाइए आप अपनी फैक्ट्री लगाइए। लेकिन उसी टाइम कुछ विवाद हो जाने के कारण, या फैक्ट्री बनने से पहले ही विवाद हो जाने के कारण यह फैक्ट्री पूरा नहीं हो पाता है। इस वजह से वह दूसरी जगह अपनी फैक्ट्री लगा रही थी मसूलीपट्टनम में, लेकिन उसके बनने से पहले फिर से इसे अनुमति दिया जाता है कि आप अपने पहले फैक्ट्री को पूरा कर सकते हैं। तो पहले फैक्ट्री को पूरा किया गया 1608 में, कब? सूरत में, याद रखना इसे, ठीक है। और तीसरा है हमारा डच। डच जो है वो कहाँ लगाते हैं? मसूलीपट्टनम में लगाते हैं अपना पहली फैक्ट्री 1605 में। और आखिरी में कौन? फ्रांस। फ्रांस भी चल जाते हैं सूरत, कब? 1668 में, ठीक है। और ये फ्रांस और अंग्रेज, ये दोनों मेन रूप से आपको देखने को मिलेंगे जिसका प्रभुत्व हमारे भारत पे देखने को मिलता है। अभी के टाइम में नहीं, बल्कि उस टाइम में। अभी के टाइम में भारत पे किसी का कोई हक नहीं है, बल्कि भारत क्यों क्या है सबसे बड़ा, खुद निर्णय ले सकता है आंतरिक मामला और बाह्य मामला दोनों में। और इसे हम पॉलिटी में क्या कहते हैं, आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो आपने यहाँ तक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसे हम एक बार मैप के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए मैप अगर हमने लगाया, हाँ देख लीजिए मैप है आपके लिए। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। एक रफली ड्रॉ इंडिया मान लीजिए। यहाँ पे आपका है कौन? यहाँ पे आपका कोचीन मान लीजिए। ये क्षेत्र आपको कोचीन का क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पे कौन है? पी, यानी कि पुर्तगाली है। यहाँ पे आपको मसूलीपट्टनम है, यहाँ पर आपका डी है यानी कि डच है। और ये आप क्षेत्र हो गया आपका सूरत। सूरत में कौन आ जाएंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएंगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस। तो आप इस तरह याद रख सकते हो, ठीक है। एक इस साइड में आपको 3 रखना है। पहले रखना है आपको ब्रिटिश, दूसरा रखना है फ्रांस, फिर तीसरे में रखना है कौन? पुर्तगाली। इधर एक साइड, इस साइड में कौन? डच को रखना है मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और ये सभी जितने भी फैक्ट्रियाँ लग रहे हैं ये सभी क्या है? कोस्टल एरिया में है। क्यों? क्योंकि तटीय क्षेत्र में हुआ है। क्यों? क्योंकि तटीय क्षेत्र से, बंदरगाहों से जल्दी, यहाँ पे समुंदर है, इससे क्या सामान का आवागमन, मतलब क्या बोलते हैं उसको,
ट्रेड अच्छे से हो सकता है, आवागमन जो है वो बेहतर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुर्तगाली कंपनी को अच्छे से पढ़ते हैं और इससे बनने वाले हर एक क्वेश्चन, हर एक फैक्ट को देखते हैं। देखो ये क्लास ना, आपको हम पहले ही बता दें, पीटी ओरिएंटेड है, यानी कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा है। प्रीलिम्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर किसी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या वन डे एग्ज़ाम आप देने वाले हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे मेंस कर लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। मेंस के लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुर्तगाली कंपनी को देखते हैं। अब पहले सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी को, तो देखो पुर्तगाली कंपनी जो था वो सबसे पहले भारत आता है और इसी का जो बंदा था वास्को डी गामा, वो सबसे पहले इंडिया भी आता है। तो ऐसा पुर्तगाली कंपनी में क्या था, एक सबसे पहले इंडिया आ गया, तो वो था उसका राजा। उसका राजा था प्रिंस हेनरी। ये जो राजा था ना, ये नए नए खोजों को, मतलब क्या बोलते हैं, नई नई खोजों को ना प्रोत्साहन करता था अपने देश में। ये बोलता था अपने लोगों को, जाओ नई नई ज़मीन खोजो, मतलब नए नए देश खोजो जहाँ से हम व्यापार कर सकें। तो इसी के लिए इस राजा को ना एक नाम दिया गया हमारे इतिहास में, इसे बोला गया द नेविगेटर। प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर की संज्ञा दिया गया, मतलब उसका निक नेम है द नेविगेटर, कौन, प्रिंस हेनरी का। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया है एक बार। ठीक है, आपको यहाँ पता चल गया कि पुर्तगाली कंपनी क्यों सबसे पहले भारत आया। ठीक है, देखो सबसे पहले भारत में कौन आया था पुर्तगाली की तरफ से, वो आया था वास्को डी गामा, जिसके बारे में हमने सबसे अच्छे से जान लिया। लेकिन आपसे PYQ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में, वो पूछा गया था कि आप बताइए कि दूसरा पुर्तगाली कौन था जो भारत आए थे, तो वो थे पेड्रो अल्वारेज। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज जो था वो दूसरे बंदा था पुर्तगाली का जो भारत आते हैं। वो कब आते हैं, 1500 में। ठीक है, 1500 में वो भारत आते हैं। 1498 में कौन आया था, 1498 में आया था कौन, वास्को डी गामा। लेकिन 1500 में ये बंदा आता है पेट्रो। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। चलिए अब देखते हैं। अब चूँकि कंपनी हमारे देश में थी, हमारे देश से व्यापार कर रही थी, तो एक कंपनी को हेड भी होना चाहिए जिसको रेगुलेट करे, जो पूरे कंपनी को संभाल के रखे, मतलब संभाले, सारे काम को देखे रखे। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक वायसराय को नियुक्त किया जाने लगा, एक यानी कि गवर्नर को नियुक्त किया जाने लगा। अब कंपनी तो मुनाफा दे रही थी, भारत से सामान ले जा रही थी कम कीमत पर, उसे बेच रही थी यूरोप में, तो मुनाफा दे रही थी, तो मुनाफा दे रही थी, तो इस समय दोनों तरफ से हो रहा था, मुनाफा दोनों कमा रहे थे, यूरोप वाले भी और इंडिया वाले भी। इंडिया के राजाओं ने पहले समर्थन दिया था इन कंपनियों को। अब देखो कि जमोरिन ने इतना भव्य स्वागत किया, उसको क्या बोलते हैं, मुगल जहांगीर था, उन्होंने फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी, तो इसे दोनों तरफ से फ़ायदा था। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक वायसराय को नियुक्त किया जाने लगा। तो अब हम वायसराय को देख लेते हैं, पुर्तगाली कंपनी के जो जितने भी वायसराय हुए। पहला वायसराय है हमारा अल्मीरा। देखो ये फर्स्ट वायसराय गवर्नर थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे या पहले गवर्नर कौन थे, तो वह थे अल्मीरा। ठीक है, और इन्होंने ब्लू वाटर की पॉलिसी लगाई, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी किया था, आप इसे ब्रीफली समझो कि मतलब हिंद महासागर के जलीय क्षेत्र पर ना पुर्तगाली अपना प्रभाव रखना चाहते थे, वो अपना एक तरह से शासन करना चाहते थे हिंद महासागर क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि इस अगर पूरे हिंद महासागर के क्षेत्रों में अगर वो अपना कब्जा कर लेते हैं, तो इससे होने वाले सारे व्यापार पर वो अपना अधिकार कर सकते हैं, उससे अधिक मूल्य पर टैक्स वसूल सकते हैं। तो अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, जो कि क्या था, हिंद महासागरीय के जलीय क्षेत्र पर अपना अधिकार करना। और भारत के पहले गवर्नर या वाइसराय कौन थे, वह थे अल्मीरा। ये याद रखना, दो चीज़ों, इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा अल्बुकर्क। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अल्बुकर्क, इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पीटी के लिए, और एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया ना, तो कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का, सच बता रहा हूँ आपको, सही बता रहा हूँ आपको। अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया ना, तो कोई कोई नहीं मानता कि आपने पढ़ाई की, भले ही आपने 12 घंटे 13 घंटे रोज़ पढ़े हो, लेकिन आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया ना, तो भाई कोई नहीं मान रहा है।
तो उस रिजल्ट को अच्छा लाने के लिए प्रैक्टिस और मेहनत और रिवीजन जितना हो उतना कर सको। ठीक है, खैर ये सब बातें अलग चीज़ है। हम देखते हैं अल्बुकर्क को। इसे ना वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाल का, और इसका पहले टाइम पीरियड देखो तो ये 1509 से लेके 1515 तक यह भारत में गवर्नर के रूप में काम किया। कौन? ये क्या, अल्बुकर्क। ठीक, वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है पुर्तगालियों का। क्यों कहा जाता है, अब उसका रीजन जानो। वास्तविक संस्थापक कहने का मतलब है, मतलब कि इनको ना सबसे ज़्यादा ये काम किया। अब क्यों कहा जाता है वो पहले जान लो। तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले से गवर्नर थे जो भारत के क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किए। मतलब यह समझ गए थे कि भारत की जो तंत्र है, जो राजा चला रहे हैं, वह बहुत कमज़ोर है किसी किसी क्षेत्र में, तो उसको उस क्षेत्र को जीतने लगे। वो जीत को अपने क्षेत्र में प्रारंभ किया, अपने क्षेत्र में मिलाने लगे। कौन? ये अल्बुकर्क पुर्तगाली क्षेत्र बनाने लगे। तो भारत के क्षेत्रों को जीतना सबसे पहले किस गवर्नर ने शुरू किया था? वह अल्बुकर्क ने किया था। ठीक है, ये याद रखना। इसी क्रम में आपको पता है कि इन्होंने गोवा को जीता था। गोवा को जीता था, और यह किससे जीता था? यह जीता था आदिल शाह से। आपको पता है कि 1510 में बीजापुर अभियान इन्होंने चलाया था, जिसके तहत आदिल शाह यहाँ के जो शासक थे उससे गोवा को यह जीत लिए थे 1510 में, याद रखना। और ये जाते कब हैं? यह भारत की आज़ादी के बाद तक यहाँ पर ये अपना क्या डोमिनेट करके रखते हैं। और ये कौन? पुर्तगाली। तो आपको पता है कि इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो कोचीन को बनाई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजधानी कोचीन को बनाई थी, जबकि इन्होंने गोवा को जीता था कौन? अल्बुकर्क, लेकिन राजधानी अपनी कोचीन को बना कर रखी थी। कौन? अल्बुकर्क। तो पुर्तगाली शासक, पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक शासक अल्बुकर्क को माना जाता है। जबकि अगर ऐसे शासक बोले या स्थापक बोले तो वह किसको? अल्मीरा को कहते हैं। लेकिन वास्तविक जो रियलिटी में लगा कि लोगों को, हाँ भाई इनके वजह से पुर्तगाली कंपनी इस्टेब्लिश हो पाई अच्छे ढंग से, वह थे वो अल्बुकर्क। और यह कब से कब रहा? यह 1509 से लेकर 1515 तक रहा। इसकी कुछ नीतियाँ थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। इन्होंने विवाह नीति का भी प्रचलन किया। विवाह नीति का मतलब क्या हो जाता है कि इन्होंने पुर्तगाली जो पुरुष थे उसकी शादी भारतीय महिला से करने की अनुमति तक यहाँ तक दी। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे जो नया जनरेशन क्रिएट होगा वो उसमें दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों के कल्चर को। ऐसे में पुर्तगाली लोगों को भारतीय समाज अपनाने लगेगा। इस तरह की नीतियाँ थी इनके अल्बुकर्क के। और इनके क्रम में कहा जाता है इन्होंने 3G की नीति अपनाई थी। 3G का मतलब क्या होता है? गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। देखो, गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी से मतलब है गॉड। गॉड मतलब वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। आप मानो या ना मानो, जितने भी यूरोपीय कंपनी आते हैं भारत, वो उसकी एक छिपी हुई मंशा ये भी थी कि वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे भारत में। ठीक है, तो गॉड यानी कि वो अपने प्रचार प्रसार करना चाहते थे वो अपने धर्म के। गोल्ड यानी कि पैसा। गोल्ड मतलब क्या होगा? एक तरह से पैसा ही हो गया ना आपके पास। ऐसे मत समझोगे गोल्ड मतलब सोना। अगर आप, चलिए ठीक है, आप मानते हैं आपके पास सोना है। सोना क्या है? आप, सोना एक एसेट से है ना, अगर हम उसको बेचेंगे तो हमें पैसा ही मिलेगा। तो पैसा यानी कि आर्थिक चाह था उसका, यानी कि इकोनॉमिक रूप से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहते थे। ग्लोरी, ग्लोरी मतलब क्या? मतलब ख्याति बढ़ाना चाहता था पूरे यूरोप में। अपने देश यानी कि पुर्तगाल को एक ख्याति बढ़ाना चाहता था, जिस तरह से पूरे यूरोप में अभी किसका ख्याति है? कई अभी देश हैं, जैसे हम यूके को लेते हैं। कई देश, यूके को तो हम अभी ले रहे हैं ना, लेकिन उस टाइम ना यूरोप में ना उतना ज़्यादा नहीं था यूके का। लेकिन यूके जब यहाँ से ट्रेड करता है, जब अपना डोमिनेट करता है पूरे दुनिया पर, तो फिर अलग ही लेवल पर चल जाता है। अगला गवर्नर है हमारा नीनो डी कुन्हा। तीसरा गवर्नर है नीनो डी कुन्हा। तो पुर्तगाली कंपनी के तीसरे गवर्नर कौन होते हैं? नीनो डी कुन्हा। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी किसको? गोवा को। ये यहाँ पर क्वेश्चन फंसते हैं आप लोग। फंसते क्या है कि एग्जाम में दिया हुआ रहता है, आप बताइए कि गोवा को किसने जीता? तो वहाँ पर आपको तो ये तो याद रहता है कि गोवा को जीता था अल्बुकर्क ने। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि गोवा को राजधानी किसने बनाया, तो वहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ऐसे में आपको याद रखना है कि गोवा को जीतने का काम 1510 में कौन किया था? अल्बुकर्क ने किया था। और किससे किया था? आदिल शाह से किया था। लेकिन गोवा को राजधानी बनाने का काम किया था नीनो डी कुन्हा ने, ठीक है। और इन्होंने भी ये नीति अपनाई थी कि पुर्तगाली क्षेत्र को विस्तार किया जाए, नए नए क्षेत्रों को पुर्तगाली क्षेत्र में मिलाया जाए। इसी क्रम में 1535 में इन्होंने दीव और 1559 में दमन, इन दो क्षेत्रों को जीतकर पुर्तगाली के क्षेत्र में मिला लिया। और इसके बाद जो होता है आप खुद सोचो, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। उसके बाद अलग अलग कंपनियां आती है, जिसके बाद पुर्तगाली कंपनी को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद वह पुर्तगाली कंपनी भारत में धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है, ठीक है। पुर्तगाली कंपनी के आने से ना हमारे देश में कुछ नई नई चीज़ों का आया। प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगाली कंपनी को ही माना जाता है, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में आया वो पुर्तगाली कंपनी के द्वारा ही लाया गया था। अनानास, पपीता और गन्ना की खेती जो है वो प्रचलित कौन किया था? वो पुर्तगाली द्वारा ही लाया गया किया गया था। ये याद रखना आप लोग, यहाँ से प्रिंटिंग प्रेस वाला याद रखना जरूर।